हम्म। तो अपन टेस्ट के आंसर डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, टेस्ट अपना 31 मार्क्स का है, तो मैं तुम लोग को बता रहा था कि अराउंड 1.8 मिनट्स, 1.8 मिनट्स तुम्हारे रहेंगे पर मार्क, राइट। अगर डिवाइड करोगे 100 मार्क्स एंड 180 मिनट्स को, तो उसके हिसाब से 54-55 मिनट्स का टेस्ट होना चाहिए था। बट मैंने इसमें एमसीक्यूज काफी इंक्लूड करके रखे, तो उसके हिसाब से तुमको और कम टाइम में कंप्लीट कर लेना चाहिए था। एमसीक्यूज को उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो एमसीक्यूज भी काफ़ी इंक्लूडेड थे इसमें, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट मैंने इसमें कम रखा इस टेस्ट में। तो उस हिसाब से अराउंड 50 मिनट्स का देना चाहिए था, बट 55 मिनट्स का इनफ था और तुम लोग ने कर लिया अराउंड 50-55 मिनट्स में, ठीक है। तो अपन पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? D, that is name of the firm of chartered accountants in which the firm is member is a partner can be given in public announcement by the companies। इसमें से देखना था अपना कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पब्लिक अनाउंसमेंट बाय कंपनीज में दिया नहीं जा सकता। क्या नेम ऑफ द कंपनीज इन विच द सीए इज अ डायरेक्टर, ये दिया जा सकता है क्या? ये दिया जा सकता है। ऐसी कंपनियों के नाम जिसमें ऑलरेडी वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, डायरेक्टर है, तो उसके नाम प्रोस्पेक्टस पब्लिक अनाउंसमेंट बाय द कंपनीज में दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन था प्रोफेशनल अकाउंटेंट होल्डिंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन और रिसीविंग अ लोन और गारंटी फ्रॉम द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा थ्रेट होगा ये? सेल्फ रिव्यू थ्रेट बताया भी था मैंने। फाइनेंशियल इंटरेस्ट देगा और एक में डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट देगा। फाइनेंशियल इंटरेस्ट देगा तो अब ऐसा जनरली कंफ्यूजिंग क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आ सकता है, ये भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट ही एक्चुअली में, बट चूंकि एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने अलग अलग इसमें दिया हुआ है, तो डी तो सही है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। फिर तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्प्लेस्ड इन वेबसाइट ऑफ सीए फर्म विदाउट स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट, ये वाला याद है? मैंने बताया था कि वेबसाइट जब शो होगी तो उसमें भी अगर क्लिक करोगे तो ही दिखना चाहिए। तो इसमें से कौन सा है विच कैन बी डिस्प्लेड विदाउट स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली वेबसाइट खुलते साथ दिख सकता है? तो नंबर ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता। पार्टनर डिटेल्स नहीं दिख सकता। नेचर ऑफ सर्विस रेंडर्ड और जॉब वैकेंसीज फॉर द सीए या फर्म ऑफ सीए ये दिख सकता है, राइट। तो ये तुम्हारा होगा ऑप्शन डी, सही है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक पार्टनर है, फर्म फेसिंग डिलेमा एज टू वेदर द फर्म शुड एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ फोम लिमिटेड, जहां पे बी हैड सेंट अ कम्युनिकेशन इन राइटिंग एड्रेसिंग टू द आउटगोइंग ऑडिटर। ये प्रीवियस कम्युनिकेशन जो होना चाहिए अपना एज पर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज नंबर, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 888 है ना। तो ये उसने कैसे भेजा है कम्युनिकेशन के लिए? ईमेल एड्रेस ऑफ द आउटगोइंग ऑडिटर इज नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन सेंट एन एक्नॉलेजमेंट वाइट देयर ऑफिशियल ईमेल, ऑफिशियल ईमेल में भेजा है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो ईमेल एड्रेस है ये रजिस्टर्ड नहीं है आईसीआई का। तो लास्ट ऑफिशियल ईमेल के थ्रू जो उनका कम्युनिकेशन हुआ था वो ऑफिशियल ईमेल में उसने भेजा है, लेकिन ये जो ईमेल है ये रजिस्टर्ड नहीं है इंस्टीट्यूट का। तो क्या ये ईमेल में जो कम्युनिकेशन किया है वो चलेगा क्या शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 में? चलेगा। तो राइट, तो इसमें क्या है? विद रिस्पेक्ट टू डिलेमा बीइंग फेस्ड बाय बी पार्टनर ऑफ फर्म रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम द रिटायरिंग ऑडिटर्स वाइट देयर ऑफिशियल ईमेल इज नॉट पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी, ये बोल रहे कि पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है कि ये हमने सही नहीं किया। तो क्या उसका डर सही है क्या? उसका डर गलत है। द डिलेमा ऑफ मिस्टर बी इज करेक्ट, नहीं करेक्ट नहीं है। मिस्टर बी डिलेमा का करेक्ट नहीं है, इज नॉट करेक्ट, ये हो सकता है। एज इट इज पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी एज द सेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिशियल ईमेल ऑफ द आउटगोइंग ऑडिटर एज पर द कोड ऑफ एथिक्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है बोल रहे, तो ऑप्शन नंबर सी गलत ही हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बताया भी था मैंने, या तो ऑफिशियल ईमेल या तो फिर रजिस्टर्ड ईमेल विद द इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर आंसर नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं? जेड एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट has started his practice in Feb 2018 by setting up an office in the Kodaikanal. Initially he was getting very less assignment, ये वही वाला है अपना जहाँ पे हिली एरिया में नीचे आ गया 3 महीना काम करने के लिए। 3 महीना ऑफिस नीचे खोला है, टेम्पररी ऑफिस। कब खोला है? अप्रैल मई जून। तो क्या मैंने बताया था क्लास में, क्या अप्रैल देख के कुछ करना है क्या? किसी विंटर सीजन में ही आ सकता है ऐसा कुछ? He decided to set up a temporary office in the nearby city Madurai, situated in about 100 kilometers from the main office. Initially he was getting very less assignment, इसके लिए बोल रहे हो? Initially he was getting very less assignment.
So he decided to set up a temporary office in the nearby city Madurai, situated at about 100 kilometers from the main office. As planned, he took an office space on rent for the month of April, May, June. During this month, his regular office was not closed, and Mr. Z was in charge for both the office. खुद ही ऑफिस का इंचार्ज था, तुम क्या बोल रहे हो? तो उसी वही तो मैंने क्लास में समझाया था ना, कि वो जो अप्रैल में खोले या जैसा भी खोले, तुमको वो नहीं देखना कि सिर्फ विंटर में खोल रहे कि नहीं, क्या विंटर में आने के कारण, यानी विंटर के कारण जो बिजनेस हैम्पर हो, बिजनेस यानी प्रैक्टिस हैम्पर हो सकती है, उसके कारण खोल रहे कि नहीं। मैंने बताया था ना, अप्रैल मई जून कभी भी खोले, 3 महीने तक के लिए खोल सकता है वो। तो इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया है कि हाँ खोल सकता है, अप्रैल में जून में खोल रहे हैं वो। भले इसका रीजन क्या है, शुरू में उसको लेस असाइनमेंट आ रहे हो, लेकिन रिलैक्सेशन दिया है, सेपरेट इंचार्ज नहीं करना पड़ेगा अगर तुम्हारी दूसरी ऑफिस है ये। और तुम कहाँ खोले हो, टेम्पररी ऑफिस प्लेन एरिया में, तो इसने प्लेन एरिया मदुराई में खोला है। हिज रेगुलर ऑफिस क्लोज भी नहीं थी उसकी, और वो खुद ही इंचार्ज था दोनों ऑफिस का। मिसेस ए, अनदर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज आल्सो इन प्रैक्टिस इन मदुराई, केम टू नो अबाउट दिस। तो मिसेस ए को पता चल गया, और उसको उसने बता दिया, कंप्लेन कर दिया मिस्टर जेड के बारे में, थिंकिंग दैट ही कुड बी अ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। तो उसने बता दिया, कंप्लेन कर दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो एज अ बीओडी के मेंबर हो तुम, तो क्या तुम क्या करोगे? तो क्या लिखे हो तुम आंसर? अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस may open an office other than his permanent office, but in the subsequent office a subsequent member in charge should also be present. a subsequent member in charge बोले तो ये क्या बोलना चाह रहे हो? ठीक है, सेपरेट मेंबर इंचार्ज शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट, ये हो गया तुम्हारा जनरल प्रोविजन, राइट, कि एक और दूसरा मेंबर इंचार्ज वहां पे होना चाहिए। और यहाँ पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा, आइदर इज पार्टनर और इम्प्लॉई, ये भी तो था। या तो तुम्हारा पार्टनर होना चाहिए या तुम्हारा इंप्लॉय होना चाहिए, किसी भी मेंबर को उठा के वहां पे थोड़ी ना रखोगे। तो या तो पार्टनर या तुम्हारा इंप्लॉय। हाउएवर देयर इज अ एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन दैट इफ परमानेंट ऑफिस इज सिचुएटेड ऑन अ hilly area and following conditions are present, then there is no need to maintain separate in charge। ठीक है, conditions are he can set a office in a plain area but not more than 3 months in a year। ठीक है, name board of the subsequent temporary office should not be displayed on other area for the time being in which it was closed। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उतना अच्छे से समझ ना पाए शायद सामने वाला। ठीक है, थोड़ा ढंग से और इसको इम्प्रूव कर सकते हो। देर इज नो नीड टू क्लोज द परमानेंट ऑफिस ड्यूरिंग वर्किंग फ्रॉम टेम्पररी ऑफिस, एंड ऑल द करेस्पॉन्डेंस कैन बी सेंट इन परमानेंट ऑफिस। ठीक है, देर इज नो नीड टू क्लोज द परमानेंट ऑफिस, ये भी ठीक है। ही शुड इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूट फॉर सेटिंग अप हिज ऑफिस टेम्परली while opening। इंस्टीट्यूट को बताना है, एंड ऑल्सो इंटीमेट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द ऑफिस। इन द प्रेजेंट केस जेड, अ न्यूली क्वालिफाइड सीए सेटिंग अप एन ऑफिस इन हिल स्टेशन कोडेकनाल, लेटर डिसाइडेड टू सेट अप अ टेम्पररी ऑफिस इन द नियरबाई सिटी मदुराई 3 महीने के लिए। He was not closed, instead Z was in charge both the office. Hence, as per the above provision and facts, Mr. Z hold had not violated the provision of Chartered Accountant Act 1949 and not maintained a by not maintaining a separate member in charge and to close his regular office। ठीक है, सही है ऑलमोस्ट। एक आधा नंबर कटेगा तो कट सकता है। नेक्स्ट, अनिल प्रकाश हैज रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIM अहमदाबाद। अच्छा, तो ये क्वेश्चन पेपर में तुमको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा, केस स्टडी एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव में, जो थोड़ा अजीब सा हो? क्वेश्चन नंबर 6 ना, ये आईसीए का नहीं है, ये मैंने बना के डाल दिया था तुम लोग के लिए। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाया हुआ है, नया प्रोविजन था, तुम लोग ध्यान दिए नहीं होंगे कहाँ पे, गाइडलाइन वाला। गाइडलाइन के ऊपर प्रोविजन था, जब एग्रीगेटर एप्लीकेशन मॉडल जो था पढ़ाया हुआ है ना, एग्रीगेटर एप्लीकेशन मॉडल में मेंबर खुद को रजिस्टर कराएगा तभी, अगर कोई और बाकी सर्विस प्रोवाइडर उसमें रजिस्टर्ड ना हो। अगर बाकी लोग भी उसमें सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें तुमको रजिस्टर नहीं होना है। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? तुम लोग कोड क्या किया आंसर? क्लॉज 4 पार्ट 1 शेड्यूल 1 तो नहीं आएगा, is deemed to be GPM नहीं आएगा, MBA is not specified in regulation between CM is guilty of professional misconduct। guilty तो सही है लेकिन रीजन सारे गलत है। वो वाला याद नहीं आ रहा क्या जो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को? गाइडलाइन याद है, गाइडलाइन किए थे कि नहीं, कि सिर्फ क्लॉजेस करके आए हो?
ये वाला एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर। इसका तुम लोग को प्रैक्टिकली देखना है ना, तो तुम लोग एक ऐप डाउनलोड करके देखना, लॉन्ग शॉट। कौन सा? लॉन्ग शॉट, LONGSHOT, लॉन्ग शॉट करके एक ऐप है। इसमें तुमको दिखेगा कि मान लो तुम एज अ सीए बने हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी नए नए बने हो, मेरा काफी 15 साल से प्रैक्टिस चल रही है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मेरे को काम करवाना है मान लो। तो मान लो मेरे पास बहुत सारी स्टॉक ऑडिट है रायपुर की, तुम बैठे हो रायपुर में, मैं हूँ इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं रायपुर के सब सीएस के लिए यहाँ पे डाल दूंगा, कहाँ पे? लॉन्ग शॉट में, कि स्टॉक ऑडिट इन रायपुर डिटेल डाल दूंगा। अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम क्लिक करोगे और तुम्हारी इंटरव्यू से मेरे साथ कनेक्शन आ जाएगा। मैं इंटरव्यू वगैरह देखूंगा तुम्हारा, कर सकते हो क्या तुम वो सर्विस ले सकते हो, और तुमको भेज दूंगा वहाँ पे। स्टॉक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कुछ भी हो, सारी ऑडिट, कोई भी सर्विस ऐसी आउटसोर्स हो सकती है, तो ये ऐप में तुमको मिल जाएगा। बैंक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट इन रायपुर, ये वो ब्रांच, ये तो सब पूरा बताया जाता है इसमें। देखो इसमें दिया क्या है, नॉट परमिसिबल फॉर मेंबर्स टू लिस्ट देमसेल्फ विद ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर, जहां पे बाकी बिजनेसमैन, टेक्नीशियन, मेंटेनेंस वर्कर, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी लिस्टेड है। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे IIM अहमदाबाद में MBA स्टार्टअप वो लोग क्या है, जहां पे दे वांटेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स और सप्लायर्स एंड बिटवीन देयर कस्टमर्स। एक ही ऐप में बहुत सारे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर को एग्रीगेट किया जा रहा है, राइट? तो इसमें सिर्फ क्या सीए लोगों की सर्विसेज एग्रीगेट हो रही है? नहीं, बाकी लोग की भी हो रही है। दे यही है मेन क्वेश्चन का क्रक्स, यही है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, यही आएगा। शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 6 7 लिखोगे, 7 6 एंड ये गाइडलाइन जो अभी अपन ने पढ़ी, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूड, इसी से हो जाएगा। दे वांटेड टू हेल्प ऑल अदर colleagues and therefore build an application that serves as an aggregator and also offered Naman and Yash if they want to register their firm in the aggregator model। तो हमको लगा कि भैया हम भी एग्रीगेटर मॉडल में रजिस्टर हो जाते हैं, हमारी सर्विस भी अपने आप ऑनलाइन चलते जाएगी। तो in the application it only showed that there is requirement for the specific service that is required by CA Yash and CA Naman। तो ऐसा ही होना भी पड़ेगा। देखो जनरली तुम लोग खोलोगे ना जो ऐप बताया मैं, उसमें भी ऐसा ही होगा कि सिर्फ तुम्हारी सर्विस के बारे में बताया जाएगा। इसमें ऐसा सब अलाउड नहीं कि तुम्हारा पर्सनल डिटेल वगैरह सब चीज कुछ भी नहीं बताया जाता है। कौन सी सर्विस कहाँ पे है, तुमको अगर वो सर्विस चाहिए तो तुमको कनेक्ट किया जाएगा बस, और देन अकॉर्डिंगली बातचीत होगी तुम्हारे बीच में और प्रिंसिपल के, मतलब जिसका काम है मेन, और फिर असाइन हो करना होगा उसको तो वो तुमको कर देगा, राइट? सीए नमन एंड सीए यश स्टार्टेड हायरिंग अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब मैं एग्रीगेटर मॉडल में रजिस्टर हो गया, फिर उसके थ्रू मैं क्या कर रहा था, बाकी लोगों के थ्रू कांटेक्ट, तुम लोग जैसे न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो, तो उसके थ्रू तुम लोग मेरे अंडर में आ रहे हो 15 दिन काम करने के लिए। 1 महीना का स्टॉक ऑडिट, 1 महीने का कॉन्करेंट ऑडिट है, तो महीने भर का कॉन्करेंट ऑडिट तुमको दे दिया मैं। एम्प्लॉयज को अगर अगर तुमको हायर करना है तो भी तुमको एडवर्टीजमेंट के लिए कहाँ अलाउ किया है? प्रेस में ना। तो प्रेस, न्यूज़लेटर, उसमें तुम इधर ऑनलाइन वगैरह किधर देख रहे हो? मतलब वो जो तुम बोल रहे हो कि मेरे को एम्प्लॉय चाहिए, मेरे को पार्टनर चाहिए, वो वाला बोल रहे हो ना? उसमें कहाँ पे अलाउड था? तुम्हारा जर्नल और न्यूज़लेटर में, और एक दूसरा जगह कौन सी जर्नल गाइडलाइन में था तुम्हारा? प्रेस में, है ना? तो ये तो तुम्हारा ऐसे भी अलाउ नहीं होगा। नमन एंड यस स्टार्टेड हायरिंग, मतलब मेरा वही बोल रहा था कि बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको अगर काम चाहिए तो इसके एप्लीकेशन बेस्ड एग्रीगेटर मॉडल है ना, जैसे ओला उबेर, समझ रहे हो ना? ओला उबेर क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं इसको और इसको, वैसे ही मेरे को और तुमको एग्रीगेट कर रहा है एप्लीकेशन। जिसको सर्विस चाहिए मेरी, जिसको हायरिंग कर, यानी मेरे को अगर हायर करना है तुम लोगों को 1 महीना 2 महीना कितने भी दिन के लिए, तो मैं हायर करूंगा इस मॉडल के थ्रू, और तुम लोग इसमें थ्रू मेरे अंडर काम कर सकते हो। तो वही मैं करना चालू किया, जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही बताया, स्पेसिफिक सर्विस रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ वही बताया, बाकी नहीं। तो क्या मुझे गिल्टी किया जाएगा? हाँ, क्योंकि इसमें बाकी सप्लायर भी दे रहे, बाकी सर्विस सप्लायर भी दे रहे। मेन इसी का था, एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर से तुमको सीधा ये क्लिक होना चाहिए, और सीधा यहाँ से ये याद आना चाहिए कि अगर बाकी लोग भी इसमें है, बिजनेसमैन, बाकी टेक्नीशियन, प्लम्बर वम्बर सबका दे रहे हैं, जैसे अर्बन क्लैब्स का रहता है, अर्बन क्लैब्स भी प्रोवाइड एग्रीगेटर ही है, उसमें कितनी सारी अलग अलग सर्विसेज है। तो तुम लोग का जो सीए बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर एप्लीकेशन है, उसका एक अलग से तुम्ही लोग का होना चाहिए, उसके भी कुछ अलग स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि सीए का नाम
ये फर्म का नाम, ये सब कुछ कुछ तुम लोग एक बार खोल कर देखोगे ना तो समझ में आएगा। लॉन्ग शॉट वाला जैसे दे रहा था वो एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्रीगेटर ही है। नेक्स्ट देखोगे 7th क्वेश्चन में, तो इसमें कौन सा क्लॉज आएगा? क्लॉज 12 ऑफ पार्ट शेड्यूल 1। क्वेश्चन क्या था? डेलीगेटेड किया मैंने फॉलोइंग वर्क्स टू आर्टिकल एंड स्टाफ। आर्टिकल और स्टाफ को दिया मैंने, तो आर्टिकल और स्टाफ मतलब इंप्लॉई हो गया, तो वो मेरा सीए इन प्रैक्टिस और मेरा पार्टनर, या तो मेरा पार्टनर नहीं है या तो मेरा सीए इन प्रैक्टिस नहीं है। तो ये अपन को अब देखना है कि कौन कौन सा चलेगा। तो रेजिंग ऑफ बिल्स एंड इशूइंग एक्नॉलेजमेंट फॉर मनी रिसीट्स चलेगा क्या? चलेगा। इनिशिएटिंग एंड स्टैंपिंग ऑफ वाउचर्स एंड ऑफ शेड्यूल्स प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट चलेगा क्या? चलेगा। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम है, ये सब चलेंगे। इशूइंग एक्नॉलेजमेंट फॉर रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड चलेगा क्या? चलेगा ना। रिकॉर्ड्स हमने मान लो इनकम टैक्स में जे क्या है, कोई भी सबमिशन करके आया तो उसके बिहाफ में अपन ने इसको कर दिया एक्नॉलेजमेंट साइन करने के लिए। साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, ये चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा, लास्ट वाला। ठीक है, तो क्लॉज 12 का तुमने दिया मेंशन। डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर अलाउ करते एनी पर्सन टू साइन ऑन हिज बिहाफ और ऑन हिज फर्म बिहाफ टू द रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। एक्सेप्शन नहीं डाला है, एक्सेप्शन है ना, मेंबर इन प्रैक्टिस या फिर तुम्हारा पार्टनर मेंबर। एज पर द प्रोफेशनल एथिक्स सीए इन प्रैक्टिस कैन डेलीगेट द वर्क टू अदर पर्सन इफ सच वर्क डज नॉट अलाउ एनी specific qualification or knowledge. In the present case, a CA member, CA per the auditor of Marvel privately delegated raising bill, it does not require any specific qualification. ये specific qualification में उतर गए तुम यहाँ से। If such work does not involve any specific qualification or knowledge, ऐसा कोई मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन नॉलेज चाहिए, बस ये क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, विच डज नॉट रिक्वायर योर सीए पार्टनर ही, या तुमको ही साइन करना जरूरी नहीं है, या तुम्हारा सीए पार्टनर या सीए इन प्रैक्टिस। तो इस केस में तुमको ये ठीक है, बट ये वाला लैंग्वेज थोड़ी एब्रप्ट है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर मनी रिसीट्स इनिशिएटिंग, इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट रिक्वायर as per the above discussion provision and CS number the auditor of Mahavir deemed to be guilty of professional misconduct अगर clause 12 में he allows his article staff to sign on the financial statement of the company। ठीक है, लेकिन एक आधा मार्क्स तो कटेगा ही, अराउंड थी। प्रोफेशनल एथिक्स में मार्क्स थोड़े कम कटते हैं, स्कोरिंग होता है काफी, थोड़ा जहां जहां गड़बड़ी लगेगा उसके चक्कर में 1-1.5 मार्क्स काट सकते हैं तुम्हारा, राइट। 8th में देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये एमसीक्यू था, डायरेक्ट केस बेस्ड में आए अपन। क्वेश्चन में आ जाओ फटाक से। इन द अबव केस सिनेरियो के ब्रीच द मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्लाइंट, इफ यस कैन ही बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कौन सी लिमिट है ये? टैक्स ऑडिट की है कि कंपनी ऑडिट की है? टैक्स ऑडिट वाली ना, तो कितनी होगी? 60। तो मैक्सिमम सीलिंग 25 गलत है, मैक्सिमम सीलिंग है 16 नंबर, करेक्ट डी। अज्यूमिंग योरसेल्फ टू बी मिस्टर के, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू मिस्टर जे ऑन द अबव मैटर। अच्छा, ये थोड़ा सा नया पार्ट हो गया जो कि अपन ने कवर नहीं किया, ये कंपनी ऑडिट का क्वेश्चन हो गया, समझ लो, ठीक है। बट क्या लिखो आंसर? तुक्का लगा के बी कर दिए, तुमको तुक्का लगाया हो तो तुक्का भी गलत लगाया हो। भैया डायरेक्टर पे ज्यादा फाइन लगेगा कि कंपनी पे? हाँ, ये तुक्का सही लगाया हो। डायरेक्टर पे ज्यादा फाइन लगेगा कि कंपनी पे? हाँ, इंडिविजुअल्स को जनरली ऐसे भी, डायरेक्टर ऑफिसर को तो कंपनी से तो कम ही लगेगा, कंपनी को ज्यादा फाइन पेनाल्टी लगेगी। कंपनी को 25,000 है, बट बीच में एक्सटेंड टू 5 लाख, और कंपनी का पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो समझ में आ ही गया होगा, एजीएम की नोटिस ऑडिटर को जाना जरूरी है। इनफैक्ट और भी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी होती है, उसकी भी नोटिस जाना जरूरी है ऑडिटर को, राइट है ऑडिटर के पास सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में, ठीक है। विल द रिटेलिएटिंग एक्ट ऑफ मिस्टर जे अगेंस्ट द कंपनी मेक हिम गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? क्या रिटेलिएट क्या कर रही है, मना क्या कर रहा है? अच्छा, बुक्स रिटेन करने का। तो बुक्स रिटेंशन अलाउड है कि अभी चिंती चमारी वाला काम मैंने बताया था, क्या अलाउ नहीं किया? कौन सा? ईएसबी के डिसीजन में 2017 वाले। तो रिसेंट डिसीजन ऑफ ईएसबी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट एक्सरसाइज लीन ओवर क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस, ये होगा ना आंसर। इन द गिवन के सिनेरियो विजिटिंग कार्ड मिस्टर के और मिस्टर जे, इज देयर एनी थिंग विच मे लीड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? बताओ।
दोनों विजिटिंग कार्ड में से कोई एक लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। अगर मैं यहाँ से हटा दूं ये हम्म, तो मैं केजी एंड एसोसिएट्स वाला गलत हो जाएगा। लेकिन क्या सीपीआई आयरलैंड अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है, दिया हुआ है कहाँ पे? क्लॉज 7 पार्ट 1 शेड्यूल 1 में गाइडलाइन उसके अंदर जो दिया हुआ है कि सीपीआई आयरलैंड साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईसीएडब्ल्यू, राइट, ये सब कुछ इंस्टीट्यूट एग्जांपल वाइज दिए हुए उन लोगों ने, इनके साथ अगर एमओई एमआरई है तो अलाउड होता है। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन यूज करना अलाउड है उसको, यस। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अलाउड है क्या डेजिग्नेशन यूज करना? यस। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो वायलेट्स गलत हो जाएगा। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कंटेन इन बोथ द विजिटिंग कार्ड विच में लीड टू बिलीफ इन द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। फर्म ने फॉलोइंग असाइनमेंट रिसीव किया, कौन सा अलाउड लग रहा है तुमको? पहला था कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ टी बैंक, ये कॉन्करेंट ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बीबीटी बैंक। और ये बोल रहे कि इट इज नोटेड दैट द बैंक वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय टी बैंक। तो टी बैंक वाज नॉट अ स्पॉन्सरी। मैंने बताया था स्पॉन्सर बैंक का, जैसे एसबीआई हैदराबाद पहले थी, एसबीआई जोधपुर वगैरह, ये सब का स्पॉन्सर कौन था? मेन एसबीआई। बैंकें सारी अलग अलग थी, स्पॉन्सर एसबीआई था, अब सारी मर्ज हो गई है। तो वैसे ही बोल रहा है कॉन्करेंट ऑडिट है टी बैंक का, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बीबीटी बैंक का, लेकिन बीबीटी बैंक उसकी स्पॉन्सर नहीं है। तो क्या हम दोनों का एक्सेप्ट कर सकते हैं कि किसी एक का करना पड़ेगा? क्यों कंफ्यूज हुए भाई? साफ साफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की गाइडलाइन क्या बोलती है, याद है? वो बोलता है कि अगर जिस बैंक का तुम ऑडिट कर रहे हो स्टैट्यूटरी ऑडिट, और वो बैंक ऑलरेडी किसी और दूसरे बैंक को स्पॉन्सर करी है, स्पॉन्सर मतलब मेजर शेयर होल्डिंग कैपिटल उस बैंक का रहता है, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन काफी उस बैंक का रहता है स्पॉन्सरी, तो तुम दूसरे बैंक का कॉन्करेंट ऑडिट नहीं कर सकते हो, इतना ही बोला था एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की बात। तो दोनों में से कोई एक करना पड़ता अगर वो स्पॉन्सर करती, तो यहाँ पे स्पॉन्सर की ही नहीं है तो दोनों ही कर सकते अपन। दोनों अलग अलग बैंक है और दोनों की अलग अलग ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक कॉन्करेंट ऑडिट। ऑफर टू एक्ट एज सेटलर ऑफ जेड जेड चैरिटेबल ट्रस्ट, क्या मैं सेटलर बन सकता हूँ? क्या मैं एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड में दिया था कि नहीं दिया था? सेटलर ऑफ जेड जेड, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट का सेटलर बन सकता हूँ क्या? हाँ बोलो भाई। कौन सा पॉइंट नंबर में दिया था अपना? कैन बिकम अ सेटलर ऑफ द ट्रस्ट, 13th पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है, परमिसिबल फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस टू बी अ सेटलर ऑफ अ ट्रस्ट, ठीक है। तो ये भी अलाउड है। तो ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है। और फोर्थ और फिफ्थ में से देखो, इंटरनल ऑडिट ऑफ पीएफ ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड का कर रहा हूँ मैं, और उसी का स्टैट्यूटरी ऑडिट भी है मेरे पास। मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हूँ गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड का, और इंटरनल ऑडिट ऑफ पीएफ ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड, तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा था क्या? अगर मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूँ किसका? गवर्नमेंट कंपनी का पीएफ ट्रस्ट का, तो मैं उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करूंगा, या तो दूसरा देखो, ये सीए फर्म विच हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ पीएफ ट्रस्ट बाय गवर्नमेंट कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर। गवर्नमेंट कंपनी के पीएफ ट्रस्ट का इंटरनल ऑडिटर कर रहे हो तो तुम गवर्नमेंट कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, इसका मतलब बी, फिफ्थ का बी, ठीक है। तो तुम्हारा क्या कितना सही हुआ? ये बी गलत है। हाँ, थर्ड का बी सी, बी सी ए, बी सी ए, डी सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 3 साल आफ्टर द अपॉइंटमेंट मिस्टर धवल रिजाइंड एज द डायरेक्टर एंड एक्सेप्टेड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर पोजीशन ऑफ द कंपनी। अपॉइंटमेंट के 3 साल के बाद उसने रिजाइन किया और स्टैट्यूटरी ऑडिटर पोजीशन एक्सेप्ट कर ली कंपनी की। तो हाँ, तो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कुछ भी ऐसा कि भाई क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे अपॉइंट हुआ है वो, अपॉइंटमेंट का बोला है, और यहाँ से 3 साल के बाद उसने यहाँ से रिजाइन किया
और स्टेचुटरी ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए, गिल्टी होना चाहिए, क्योंकि उसको रिजाइन करने के 2 साल बाद करना चाहिए एक्सेप्ट। ठीक है, आंसर सही बोल रहे हो, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आंसर इसका दिया है, चलेगा, इंस्टीट्यूट इग्नोर कर दी। नहीं तो वही तो, इंस्टीट्यूट और तुम्हारा दिमाग एक जैसा चला है, इंस्टीट्यूट ने भी उसको ऐसा ही इंटरप्रेट कर लिया, क्वेश्चन बनाते बनाते। आंसर ऐसा होना चाहिए कि गिल्टी है क्योंकि 2 साल तक उसको वेट करना चाहिए था आफ्टर रेजिग्नेशन या टेन्योर खत्म होने के बाद, बट उसने वेट ही नहीं किया ना, यहाँ तो दिया आफ्टर 3 years ऑफ अपॉइंटमेंट धवल रिजाइंड एज द डायरेक्टर एंड एक्सेप्टेड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे तुमको ये वाली लिखना चाहिए 2 year वाला, प्लस एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का डिसीजन भी था कि ऐसी कोई प्रोहिबिशन नहीं है, तो सीइंग दैट द इंडिपेंडेंस शुड नॉट बी जियोपार्डाइज्ड, और मेंबर को अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए वेदर ही शुड एक्सेप्ट द ऑडिट और नॉट, वो पॉइंट भी लिखना चाहिए, एंड देन अकॉर्डिंगली जीपीएम होगा ये। बट इंस्टीट्यूट का आंसर है जीपीएम नहीं हुआ। एक बार आंसर अगर मैं दिखाऊं तुमको, देखो आंसर एक बार, कंपाइलर का ही क्वेश्चन है, कंपाइलर में मैंने नोट भी डाला हुआ है। आंसर देखो कि हाइलाइटेड पॉइंट, मेंबर shall not accept the assignment of the audit of a company for a period of 2 years from the date of completion of his tenure as a director or resignation as a director of the said company. Instant case में धवल ने practicing chartered accountant is appointed as director after 3 years of appointment. धवल resigned as director and accepted the position of the company. In view of the above provision, Mr. Dhaval can accept the directorship of the company as tenure of 2 years after his resignation is completed. मिस्टर धवल कैन एक्सेप्ट द डायरेक्टरशिप आफ्टर 2 years ऑफ हिज रेजिग्नेशन। ठीक है, धवल वुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी लिखा है लोग ने, देयरफॉर। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट टू नोट दैट आईसीएआई हैज टेकन 3 years गैप फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, डेट ऑफ रेजिग्नेशन से 3 year मान लिया उन लोगों ने, जबकि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, सजेस्टेड आंसर डाल दिया मैंने, स्टिल अगर कोई रहेगा तो रेफर करने के लिए बाद में भी। अपन अब बढ़ते कहा, SQC 1 में आ जाओ।